One of the famous actor, Anthony Hopkins, he also have autism, and he said that he's having a gift of the autism because he has more focus in his career. I'm talking about that actor which is very famous from the Thor, Odin, if you know. इवन सर अगर वो एक शो आता है बिग बैंग थियरी करके उसमें कैरेक्टर है शेल्डन। अगर आप बहुत क्लोजली उसको एनालाइज करो ना ही ऑल्सो 100% इज हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। Very famous person, Elon Musk, he also have the autism, right? And he always say that I got more focus when I found out, okay, I have also autism, and that helps me out to build more companies. सर बिकॉज दे आर सुपीरियर विद देयर रीडिंग राइटिंग स्किल्स। मोस्ट ऑफ द किड्स इफ दे आर हाई फंक्शनिंग, एक तो रोट मेमोरी अच्छा है तो आप जो भी पढ़ रहे हैं जो भी सीख रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको याद है। So we really wanted you to explain about the what is autism. सर अगर हम कोई एकदम बेसिक सिम्टम्स बात करें तो 3 बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला ये हम देख सकते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। उसके बाद ये रहता है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता एंड थर्ड रहता है रेपिटेटिव मूवमेंट्स। तो ये सबसे बेसिक 3 साइंस होते हैं जो बच्चों में रहते हैं। I need to calm down to this virtual autism that it's a new word to the world that what is virtual autism. सर वर्चुअल ऑटिज्म इज नथिंग बट जब किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखाया है, बाय स्क्रीन आई मीन मोबाइल, टीवी, आईपैड, टैबलेट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर स्क्रीन। And ma'am, generally when you start treating start handling your kids when they come to you, so when you are giving them occupational therapy, what all thing you covered in the occupational therapy? Sir, occupational therapy basically involves sensory integration. And what all things covered in the speech therapy? Sir, in speech, we do take care of attention and sitting also. मैम, हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक एस्पेक्ट्स, जहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। ऑब्वियसली द पॉडकास्ट पर्पज इज़ टू अवेयर पीपल अबाउट द ऑटिज्म, सो वी रियली वांटेड यू टू एक्सप्लेन अबाउट द व्हाट इज़ ऑटिज्म। सर अगर हम कोई एकदम बेसिक सिम्टम्स की बात करें तो 3 बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला ये हम देख सकते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता। उसके बाद ये रहता है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बोल के ही कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन आल्सो मीन्स दैट द चाइल्ड नीड्स वाटर, दे शुड बी एबल टू पॉइंट टू वाटर। बट ऑटिज्म वाले बच्चे वो भी नहीं कर पाते। तो ओके। पॉइंटिंग या जेस्चर करना वो भी नहीं रहता है। एंड थर्ड रहता है रेपिटेटिव मूवमेंट्स। तो ये सबसे बेसिक 3 साइंस होते हैं जो बच्चों में रहते हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट्स कैन बी लाइक फ्लैपिंग, कैन बी लाइक सेल्फ हिटिंग, पेरेंट को हिट करना, कोई पर्टिकुलर टॉयज़ को एक ही फैशन में खेलना। जैसे अगर साइकिल है, तो साइकिल नॉर्मली नहीं चलाना, उसको उल्टा करके फिर उसके पहियों को देखना। कार है अगर टॉय कार है, उसके पहियों को देखना। मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द होल कार, दे आर इंटरेस्टेड मोर इन द रोटेटरी मूवमेंट। या पंखा चल रहा है तो पंखे को ही देखते रहना। ओके, बट दे आर नॉट पॉइंटिंग आउट। हाँ, दे आर नॉट पॉइंटिंग आउट कि हमें ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है तो दे विल नॉट पॉइंट टू फूड और दे वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस कि अच्छा खाना चाहिए। अगर नॉन वर्बल भी है बच्चा तो कम्युनिकेशन इंटेंट नहीं रहता। ओके। इसके अलावा सर जैसे हमारे पास कभी कोई पेरेंट आता है, उनकी कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, तो आप इसका हियरिंग टेस्ट कर लो। फिर हम हियरिंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वो तो नॉर्मल है, हियरिंग इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन आई यूजुअली प्ले यूट्यूब पे कुछ भी कोकोमेलन का कोई साउंड या कोई भी राइम और बच्चा इमीडिएटली टर्न करता है। ओके। तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि बच्चे को ह्यूमन वॉइस में इंटरेस्ट नहीं है, पर ओके। मैकेनिकल साउंड्स में इंटरेस्ट है। तो जो वो मोबाइल का जो वो साउंड है, हम्म। आवाज़ है, हम्म। उसमें पूरा इंटरेस्ट है। ओके। पर जो पेरेंट की आवाज़ है, स्पेशली हम्म। नेम कॉल, उसमें ओके। हमारा इंटरेस्ट नहीं एंड है। व्हाई इट इज हैपेंड? क्योंकि सर पेरेंट्स ने इतना स्क्रीन दिखाया है बच्चों को जब वो छोटे थे, तो उनका जो ब्रेन है वो अट्यून हो गया इस चीज़ से कि स्क्रीन ही अच्छी है ओके। और पेरेंट की आवाज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये जनरली ऑटिज्म बाय बर्थ ही होता है, या जनरल हमें बाय बर्थ के बाद से आइडेंटिफाई, मतलब कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसके बाद ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सर यूजुअली जो आजकल का है जिसको हम लोग वर्चुअल ऑटिज्म बोलेंगे, अगर आप किसी पेरेंट से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि इनिशियली माय चाइल्ड वाज़ डूइंग गुड बाय द एज ऑफ 1 एंड अ हाफ, कुछ-कुछ वर्ड्स बोलने चालू कर दिए थे। कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करता था, बट स्क्रीन टाइम इतना हो गया कि वो रिग्रेस हो जाते हैं सिम्पटम्स।
मतलब जो बच्चा ऑलरेडी कर रहा था वो चीज़ अब कम हो गई। सो इफ द चाइल्ड वाज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस अब वो नहीं कर रहा। इफ द चाइल्ड स्टार्टेड सेइंग मम्मा पापा दीदी भाई दे दो, वो सब धीरे धीरे खत्म होता जाता है। Okay. तो देर इज अ सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन दैट वी हैव सीन एंड दैट इज ओनली बिकॉज द चाइल्ड हैज सीन अ लॉट ऑफ स्क्रीन। बट मैंने जितने आज तक पेशेंट्स देखे हैं, मैं ये तो सोचती हूँ कि ये चीज़ इन्नेट तो होती है। हमारे पास बहुत सारे ट्विन्स आते हैं। अब ट्विन्स हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं हमने दोनों बच्चों को सिमिलर अमाउंट ऑफ स्क्रीन दिखाया है। ऐसा तो नहीं है एक को कम दिखाया और एक को ज़्यादा दिखाया है। बट एक को ही ऑटिज़्म है और एक नॉर्मल है। ऐसे क्यों? क्योंकि एक का इन्नेटनेस ऐसा था कि उसको स्क्रीन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, Okay. दूसरे को स्क्रीन में इंटरेस्ट नहीं था। तो जिसने इंटरेस्ट से देखा है मतलब उसने पलक बिना झपके देखा है। Oh. देयर हैज़ बीन नो आई ब्लिंक, द चाइल्ड हैज़ जस्ट लुक्ड एट द स्क्रीन। बट जिसको इंटरेस्ट नहीं था, उसने थोड़ा देखा, थोड़ा अपने कामों में लग गया, ऐसा रहा है। So autism basically, मैम, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, it started with by birth or also developed few symptoms after they turned up 2.5 or 3 years, right? But what with those child, those who have, we call it a special child, and they have a different expressions, just like we have seen in the movie recently with Amir Khan, right? So how you relate to it? सर स्पेशल किड्स के साथ में क्या होता है, दे आर मोस्टली विद लो आईक्यू। सो मतलब जिसको हम लोग रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, ये वो वाले बच्चे रहते हैं। Okay. तो उसमें क्या है कि आपकी जो ब्रेन की क्षमता है वो ही कम है। तो आप उनके साथ काम करेंगे, यू कैन रीच अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, यू माइट नॉट बी एबल टू मेक देम एज पार विद देयर पीयर्स। मतलब आप उनको अपने एज ग्रुप के एकदम मैच नहीं कर सकते उनको। बट विद ऑटिज्म वन गुड थिंग इज दैट देयर आईक्यू इज मेजरली गुड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर हाई फंक्शनिंग। हाई फंक्शनिंग मतलब वो अपने पीयर्स से बेटर है। अब इन बच्चों का ना सर रोट मेमोरी बहुत अच्छा होता है। रोट मेमोरी मतलब आप उनको कुछ भी रटवा दें, जैसे वो एक बार कोई बच्चा आपसे मिला, उन पूछा आपका नाम क्या है? Hmm. आपने बोला मेरा नाम अंकित है, या आपके कोई फैमिली मेंबर का नाम पूछ लिया या आपका ऑफिस का एड्रेस पूछ Hmm. लिया, ही विल नेवर फॉरगेट। Okay. दिस इज़ वन ब्रिलियंट थिंग व्हिच इज़ देयर विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। Even the focus area will enhance in that case. हम सर उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक बच्ची आती थी, बिफोर शी लर्न्ड हाउ टू इवन से मम्मा पापा और एक्सप्रेस व्हाट शी वांटेड, शी लाइक इफ आई वुड आस्क हर नेम 5 फ्रूट्स, वो 5 फ्रूट्स में ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम बोलती थी। तो मतलब शी वुड से सैपोडिला, और मेरे को ही नहीं पता ये सैपोडिला क्या होता है। Okay. सेम विद वेजिटेबल्स, शी वुड से स्पॉन्ज गार्ड, बिटर गार्ड, मतलब एप्पल गार्ड, डिफिकल्ट नेम्स जो मतलब Okay. ये इंग्लिश नेम्स फॉर टिंडे Right. तोरी गिलकी उसके नाम Exactly. है ये। Right. सो इन लोग का रोट मेमोरी बहुत अच्छा होता है। सो इवन इफ द पेरेंट मेक्स देम लर्न लाइक कंट्रीज एंड कैपिटल्स, दे विल ऑलवेज रिमेंबर इट। Okay. तो इसका हमें एक एडवांटेज भी रहता है, पर डिसएडवांटेज ये रहता है कि फिर वो उसी में खोए रहते खोए हैं। रहते हैं। इवन इफ नोबडी इज इंटरेक्टिंग विद देम, वो अपने अकेले में ये सब ये बोलते सब बोलते रहेंगे। रहेंगे। ओके। एंड इवन दो ये फोकस एरिया से मुझे याद आया, बिकॉज वेरी फेमस पर्सन इलॉन मस्क, ही ऑल्सो हैव द ऑटिज्म, राइट? एंड ही ऑलवेज से दैट आई गॉट मोर फोकस व्हेन आई फाउंड आउट ओके आई हैव ऑल्सो ऑटिज्म, एंड दैट हेल्प्स मी आउट टू बिल्ड मोर कंपनीज। Right. So because they are superior with their reading writing skills. Most of the kids if they are high functioning, एक तो रोट मेमोरी अच्छा है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। प्लस आपका रीडिंग इज सुपीरियर एज कम्पेयर टू योर पीयर्स। सो अगेन लाइक आई हैव अ कपल ऑफ किड्स हु कैनॉट स्पीक दैट वेल, बट रीडिंग बहुत अच्छा है। ओके। सिखाया नहीं है किसी ने, एट द एज ऑफ 4-5 दे कैन रीड सेंटेंसेस। ऑलराइट। तो जैसे हम लोग पिक्चर दिखाते हैं, अगर हम कुछ थेरेपी सेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ हमने बुक दिखाया या पिक्चर दिखाया जिसके अंदर हम चाहते हैं कि बच्चा पिक्चर डिस्क्राइब करे, बट द चाइल्ड विल रीड दैट सेंटेंस डाउन, Okay. देन आई हैव टू हाइड द सेंटेंस कि नहीं पढ़ना नहीं है, यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, all right. And even though there is one more person, why I'm talking about, because they are very famous and still I don't know, because they have autism, but still they grown up to a different level and they says okay, this is a gift for me. I'm talking about one of the famous actor, Anthony Hopkins. He also have autism, and he said that he's having a gift of the autism because he has more focus in his career. I'm talking about that actor which is very famous from the Thor, Odin, if you know. And he said that I have a gift of autism because he is more focused in his career, and he played many roles in his acting in many movies.
and he have drastically changed his acting skills through that because he have more focus in the autism. So we have the examples of these people, they have more famous and still they have autism and they are doing really good in their life. इवन सर अगर वो एक शो आता है बिग बैंग थियरी करके, उसमें कैरेक्टर है शेल्डन। अगर आप बहुत क्लोजली उसको एनालाइज करो ना, ही ऑल्सो 100% इज हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। दे आर गिफ्टेड इन वन एस्पेक्ट बिकॉज देयर रोट मेमोरी इज वेरी गुड, देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, देयर एनालिटिकल एबिलिटी इज वेरी गुड। सो वो उसको उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट यहाँ तो बहुत अच्छा बहुत उनका होते चल हैं. Okay. And ma'am, is autism is cured? 100%, sir. It, sir, depends upon what age has the child come to us, what intervention have they received, and it also depends upon the severity. I am not saying very severe kids will become as good as normal, but they will become better than what they were originally. And it also depends upon the age. So, sir, by God's grace, just this year and last year, I have discharged about 6 to 7 kids who Okay. were coming to me for 1.5 years, 2 years, and but they started coming to me also early. They Earlier. started coming to me at the age of 2.5, and with aggressive occupational therapy and speech therapy, kids do very, very well. They do as good as their peers. मतलब स्कूल में I will always tell the parents, don't tell Okay. the teachers or the principal that this is the problem, because when Okay. they are talking and this Right. everything is good, Right. why do you want to label a child? Exactly. So they have taken admission in big schools of Indore, and nobody can say that they are any different from their peers. Okay. So if the work has been done in the Done. right manner, Exactly. and I would always tell the parents coming to me that surrender to the doctors that you're going to. आपको अगर वो बोल रहे हैं ए, तो आप उसको ए जैसे कर लो, अगर वो बोल रहे हैं बी, तो आप बी जैसे कर लो, बिकॉज दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो आई हैव हैड पेरेंट्स हु ऑल्सो आस्क्ड मी कि मैम हम क्या क्या टॉयज खरीदें बच्चे के लिए, क्या बुक्स खरीदें. That's really great. सो वाई, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये सब मेरे बच्चे के काम आने चाहिए. तो वो उसको अटेंशन बिल्डिंग में, लैंग्वेज में, ये सब में हेल्प करे, मैं वही टॉय खरीदूँ. सो इस लेवल तक पेरेंट्स ने सरेंडर किया. दे हैव आल्सो आस्क्ड मी, मैम व्हिच स्कूल डू आई एडमिट द चाइल्ड टू. सो व्हेन दे आर नॉट टॉकिंग, वी वुड ऑलवेज से सेंड टू अ स्मॉलर स्कूल वेयर द स्ट्रेंथ इज लेस. Right. But once they are talking, my kids are going to big schools. And parents get afraid when they got to know like my child is having autism. Initially, yeah, any parent would get scared if I tell you that you have this problem. You will also get scared. Exactly. Because So how they basically taken care of this situation? see, initially we have to really counsel not only the mother but the whole family. तो initially ये भी होता है कि थोड़ा blame game चलती है. Okay. अब छोटा बच्चा है, हमने तो बोल दिया कि चलो आपके बच्चे को ऑटिज्म है और इतना इतना आपको काम करना पड़ेगा. नाउ गूगल इज़ अवेलेबल, पेरेंट गूगल पे सब चीज़ एक्सप्लोर करता है, तो और थोड़ा डर जाते हैं पेरेंट्स. I have always taken this into practice that I want to counsel the whole family and not only the mother. Okay. वरना क्या होता है कि वो blame game mother पे चलता है. Exactly. The family would blame the mother कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमने स्क्रीन दिखाया, तुमने टाइम नहीं दिया, इसलिए Right. बच्चे को ऐसा हो गया. So if the child is having autism by birth, so it's completely depend on their mother only or their father only, or like what's the scene? If it is genetic, then it can be both parents. So you never know. It can be also low birth weight history, premature birth history. उसमें तो किसी का गलती नहीं है ना सर. But when we are saying that things can be worked out, there are things that can become better. तो मेरे को लगता है बस पेरेंट को ना, इट्स नॉट ओनली द मदर, बोथ द पेरेंट्स, वो 1.5-2 साल बस अपने लगा देने चाहिए कि अब हमको ये बच्चे को ठीक करना है. और हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, लाइक आई हैव सीन पेरेंट्स हु मूव्ड सिटीज, who've come from other cities, moved to Indore, stayed with us for 1.5 years, and उनका बच्चा अच्छा हो गया और उसके बाद वो चले गए वापस. तो ऐसे भी पेरेंट्स मतलब होते हैं. अब आपका बच्चा छोटा है, आपका वही एसेट है अगर देखा जाए तो ठीक है ना, पेरेंट ने भी अपना जी जान लगा दिया. आई हैव ऑल्सो सीन पेरेंट्स हु कुडंट अफोर्ड थेरेपी, उन्होंने लोन लिए हैं बच्चे की थेरेपी के लिए, यहाँ रुकने के लिए लोन लिया है. सो दैट एक्सटेंड ऑल्सो, बट उनको ये होता है कि मैम हम सब कुछ करने को तैयार है, हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए. And as you said about the cost that might be some parents are for them it is affordable, for them it is not affordable. So on that particular thing generally parents का क्या take होता है कि यदि वो obviously occupational therapy पे जा रहे हैं या speech therapy पे जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए,
कॉस्ट कितना इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट करता है? व्हाट इज द कॉस्ट दैट दे शुड बियर? सर ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ यूजुअली 8 to 10,000 रुपीज़ अ मंथ और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको मेजरली 5 टाइम्स अ वीक जाना रहता है, नॉट मोर देन दैट। स्पीच थेरेपी भी लगभग उतना ही होता है, बट स्पीच थेरेपी इज़ मेजरली लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। आई बिलीव इन जनरलाइजिंग थिंग्स। तो जनरलाइजिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेरे पास थेरेपी में आ रहा है, आई मेक वन ऑफ द पेरेंट्स सिट इन द सेशन, द पेरेंट शुड नो वॉट इज गोइंग ऑन, बिकॉज पेरेंट तो बच्चे के साथ 24 घंटे रहने वाला है। मैं सिर्फ स्पेंड कर रही हूँ पौना से 1 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, व्हिच इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट? पेरेंट जब देखेगा कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, वो वैसा ही सेम करने का घर पे कोशिश करेगा। देन वी आर यूजिंग बुक्स, कार्ड्स, टॉयज़। आई वांट दिस टू हैपन इन रियल एट होम। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव शोन अ चाइल्ड, से मैंने सुपरमार्केट दिखाया बुक्स में या टॉयज में या जू दिखाया है ना? तो मैं पेरेंट को बोलूंगी कि इस वीक में आपको बच्चे को जू लेके जाना है। अब उससे क्या होता है, बच्चा रिलेट करता है कि मैंने ये बुक में देखा था, अच्छा ऐसे टिकट खरीदते हैं, ये एनिमल्स दिखते हैं, केज में रहते हैं। वो अब उसको रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस करना है। सेम इज सुपरमार्केट रहेगा, तो आई विल टेल द पेरेंट कि कोई डी मार्ट ले जाओ, बुक में दिखाया है। सो आई वांट देम टू रिलेट। तो उससे क्या होता है, बच्चे को ये समझ में आता है बुक में ये चीज़ ऐसी दिखती है, टॉय में ऐसी दिखती है और रियल लाइफ में ऐसी दिखती है। सो दिस इज़ व्हाई आई मेक श्योर दैट द पेरेंट इज सिटिंग इन द सेशन। एंड कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आई विल नॉट से कि मैंने आज सिखाया बच्चा कल सीख जाएगा। वो लगेगा हफ्ता 10 दिन उसको, अगर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाया। और इवन जो आपने, आई एम रियली सॉरी टू कट यू ऑफ, बट यदि आपने कुछ भी चीज़ सिखाई है और वही चीज़ पेरेंट घर जाके उसको रिपीटेटिव मोड में नहीं कर रहा है या बच्चे से नहीं करा रहा है या एक्टिविटी नहीं उसके साथ प्ले कर रहा है, क्या बच्चा भूल जाता है? 100%. So if I have given a task to a parent and the parent is not doing it, then वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। मानिए मैंने बिग स्मॉल सिखाया या डे नाइट सिखाया, वो मैंने बुक्स में सिखाया या बिग स्मॉल उसको 2 टॉयज़ में सिखाया, 4 टॉयज़ में सिखाया। बट एट होम आई विल टेल द पेरेंट कि शो योर शू एंड द चाइल्ड्स शू, योर शर्ट एंड द चाइल्ड्स शर्ट। तो आप कितनी चीज़ों में बिग स्मॉल करा सकते हो। डे नाइट आप एक्चुअली उसको बाहर ले जाओ ना। आप बच्चे को दिखाओ कि बर्ड्स आ रही हैं, सन आ रहा है, क्लाउड्स हैं, ये सुबह हो गई। व्हेन यू आर एग्जैक्टली। विशिंग द चाइल्ड गुड मॉर्निंग, और बाहर ले जाओ, ये सब चीज़ें दिखाओ। रात हो गई तो अब सोने का टाइम है, मून है, स्टार्स हैं, बर्ड्स हैव गॉन, ओके लेट्स स्लीप, इट्स नाइट। वेरी गुड। तो वो सिर्फ बुक्स में देख के नहीं हो सकता है सर। ट्रू। द पेरेंट इवेंचुअली हैज़ टू इंटरैक्ट। एंड आई हैव सीन जो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, वो रिजल्ट्स भी वैसे दिखते हैं। उनके साथ में मेरे पास एक सर मदर आती हैं, उनके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, एडीएचडी है, ओके। एंड ही इज़ अबाउट 5। शी इज़ कैन यू करेंट प्लीज शेयर द एडीएचडी फुल फॉर्म है प्लीज? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एंड तो बेसिकली उन बच्चों में क्या इशू होता है, ध्यान नहीं देते और एक जगह टिक के बैठते नहीं है, ये मेजर इशू होता है। सो दे हैव अ कंपल्शन टू गेट अप फ्रॉम द चेयर। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता, वो एक जगह ज़्यादा बैठ नहीं सकता और ध्यान नहीं देता। एंड द मदर इज एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड चाइल्ड नाउ एंड दे हैव मूव्ड फ्रॉम समवेयर आउटसाइड एंड द मदर इज लाइक फुल टर्म एंड कमेंडेबल जॉब दैट मदर डज। मैंने आज कुछ चीज़ उसको सिखाई है ना, अगर बच्चे को वो अगले सेशन से पहले बच्चे को आती होती है। द चाइल्ड कम्स टू मी आफ्टर लाइक जस्ट ऑल्टरनेट डेज में आते हैं, तो अगर आज मैंने उनको ट्यूसडे को देखा है तो वो थर्सडे तक उसको आया होता है। सो आइदर द मदर विल टेल मी कि मैम वेयर कैन आई बाय द सेम थिंग, देन आई विल से ओके यू डोंट हैव टू बाय एवरीथिंग दैट आई हैव। तो शी विल टेक पिक्चर्स, देन शी विल मेक हिम रिवाइज एट होम एंड शी डज इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। तो वो बच्चे में दिखता है कि जो वो मेहनत कर रही है, बिकॉज मदर को क्या कि बिफोर आई हैव द सेकेंड चाइल्ड आई वॉन्ट हिम टू बी मच मच बेटर देन वॉट ही इज। वेरी गुड। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है मैम कि यदि आपके बच्चे को ऑटिज्म है और यदि आप उसको स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे लेके जा रहे हैं एंड यू आर वर्किंग टुगेदर विद द डॉक्टर, सो आपका बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रोवाइज करके नॉर्मल सिचुएशन पे आ सकता है। It's not that this disease will take too much of time or either the symptoms, we cannot say is a disease, right? So ये जल्दी improvise करा जा सकता है। 100%।
इफ द पेरेंट इज अग्रेसिवली वर्किंग, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये लोग सब अच्छे जुड़े हुए हैं आपसे, तो बहुत जल्दी सिम्टम्स चले जाते हैं, जो रेपिटेशन है, पुअर आई कांटेक्ट है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं होना, पीयर्स में इंटरेस्ट नहीं होना, ये सब बहुत इजीली चले जाते हैं। आई वुड नॉट से कि ये सब 1-2 दिन की कहानी है, इट टेक्स अबाउट 6 टू 8 मंथ्स मिनिमम। क्या होता है सर, मेजरली जब बच्चा हमारे पास आता है ना, अटेंशन एक बहुत पुअर रहता है, सिटिंग भी पुअर रहता है, तो उस पे इनिशियल काम करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। तो आप मानो 6-8 महीने में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद हमको भी नहीं पता चलता बच्चा कब अपने आप बोलने लग जाता है। So there are times that I have seen that the child is not talking at all, and after a month the child is talking in sentences. तो पेरेंट्स भी अस्टोनिश रहते हैं और हम भी अस्टोनिश रहते हैं। उतना उसने सीखा है, स्टोर किया है, बट वो एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा था, बट बहुत जल्दी आ जाता है। एंड देयर इज़ अ बिग कन्फ्यूजन मैम, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चे बहुत डिले बात करना स्टार्ट करते हैं एंड वी थॉट ओके माइट बी माई किड हैविंग ऑटिज्म और आइदर इट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरा बच्चा नॉर्मल है या मेरे बच्चे को ऑटिज्म है? सो एक तो चीज़ ये है कि अगर डिले है लैंग्वेज में, मतलब बच्चा आपका 2-2.5 साल का हो गया और अभी तक बोल नहीं रहा बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीज़न, आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट को तो कंसल्ट करना ही चाहिए। ऑटिज़्म है, उसके सिम्पटम्स और पहले दिख जाते हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि वो पुअर आई कॉन्टैक्ट, रेपिटिटिव मूवमेंट्स होना, टॉय से नॉर्मल तरीकों में नहीं खेलना, जैसे कार के पहिए देखना, पंखे को चलते हुए देखना, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। वो पेरेंट्स यूजुअली पिक कर लेते हैं कि उन्होंने और छोटे बच्चे देखे हैं मे बी फैमिली में, तो वो पिक कर लेते हैं कि हाँ, दूसरे बच्चे ऐसा नहीं करते, मेरा बच्चा ऐसा करता है, या नेम कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, या उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ह्यूमन टच में, ह्यूमन वॉइस में, तो उससे वो पिक कर लेते हैं। अगर कोई अन्य कारण की वजह से बच्चा नहीं बोल रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर हियरिंग लॉस है, वो भी पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किसी भी साउंड को आइडेंटिफाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चा। सो वेदर इट इज लाइक अ कुकर whistle sound or a mixer sound or an aeroplane going over your head or human voice, the child is not responding at all, तो पेरेंट्स को समझ लगता है शायद से मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है। तो डिले, या फिर एक डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ नो रीजन, कि बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, हियरिंग लॉस नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, फिर भी मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। तो इन एनी ऑफ द केस एक स्पीच थेरेपिस्ट को तो दिखाना चाहिए, बिकॉज देन दीज थिंग्स कैन बी जस्ट मेड क्विकर And at what age they should recognize this and come to the doctor? as early as possible. So I have had parents who have started worrying at the age of 18 months also, that I might think that my child has some symptoms of autism. Do Okay. you think so? Usually we would not label a child that early, but at least corrective action तो होना चालू होना हो जाए, चलेगा। True. इंटरवेंशन तो होना चालू हो जाए। अगर लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है 18 मंथ्स के हिसाब से भी, तो वी स्टार्ट इंटरवेंशन। बट अगर लगता है कि नहीं थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स हैं, पेरेंट्स को थोड़ा सा पेरेंटिंग चेंज करने को बोलते हैं, थोड़ा बच्चे से इंटरेक्ट करने का स्टाइल चेंज करने बोलते हैं, Okay. एंड देन द चाइल्ड विल बी बैक ऑन ट्रैक। Okay. तो ये 3 मंथ्स तक करते हैं, 3 मंथ्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, देन वी विल फॉलो अप एंड देन वी विल आस्क देम टू कम रेगुलरली टू अस फॉर थेरेपी। Okay. And how much time it will take to diagnose it? So, for us, if the parent has come to us for the first time, it's very easy to diagnose a child. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 4-5 दिन लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। In just 2 or 3 sessions, we can easily say, with parental interviewing and by seeing the baby, we can easily say whether the child has autism or not. Okay, that's really great. And I need to come down to this virtual autism that, it's a new word to the world, that what is virtual autism? Because there is very confusion about it, and how it is happening and what is it exactly? सर वर्चुअल ऑटिज्म इज नथिंग बट, जब किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखाया है, बाय स्क्रीन आई मीन मोबाइल, टीवी, आईपैड, टैबलेट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर स्क्रीन। एंड स्क्रीन में मेजरली आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो, तो आई हैव सीन इन्फेंट्स को भी, मतलब 8-8 9-9 महीनों के बच्चे को भी 3-3 4-4 घंटे पेरेंट्स ने स्क्रीन दिखाया है, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बिकॉज आपके बच्चे का ब्रेन उतना नहीं ले पाएगा, उसके लिए वो चीज़ें ओवरली स्टिमुलेटिंग है। द चाइल्ड्स ब्रेन कैनॉट टेक ऑल ऑफ दैट, एंड क्या होता है फिर उससे इवेंचुअली कि द चाइल्ड गेट्स वेरी इजीली अडिक्टेड टू स्क्रीन, उसको वही स्क्रीन का ब्राइटनेस,
वही ब्राइट कलर्स, वही साउंड अच्छा लगने लग जाता है और पेरेंट के आवाज़ में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट नहीं रहता है। सो जनरली आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि बच्चों को कितने टाइम से उन्होंने फ़ोन देना स्टार्ट कर दिया है? एज नाउ डेज इवन दो दे आर सो मेनी ऑफ किड्स इन माई फैमिली एंड आई हैव सीन ओके मुश्किल से 7-8 महीने का होता है एंड वी स्टार्टेड शोइंग देम अ स्क्रीन, बेबी ये देखो ये कार्टून आ रहा है, सो इज इट गुड थिंग, लाइक हाउ वी शुड कंट्रोल इट? सर स्क्रीन तो मैं पेरेंट्स को ना बहुत स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि 2 इयर्स तक ज़ीरो स्क्रीन टाइम। सो और अगर स्क्रीन दिखाना भी है, जैसे मानिए 1 ईयर प्लस में हम दिखाना चालू कर रहे हैं, देन यू कैन लाइक वीडियो कॉल विद द ग्रैंड-पेरेंट्स, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती हैं, पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, तो यू कैन वीडियो कॉल विद द चाइल्ड, बट अगेन वहाँ पे आप फ्लिप करके कैमरा में दिखाएँगे, आप डायरेक्टली बच्चे को नहीं दिखाएँगे। अब क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए ईज़ी है, अब वर्किंग मदर है या घर के भी काम करने हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो द मदर वुड से आई एम बिज़ी विद माय वर्क, सो आई वांट द चाइल्ड टू वॉच टीवी और मोबाइल, एंड बच्चा अपने में लगा है, मीनवाइल मैं अपना काम कर सकती हूँ। अब मेरे को लगता है कि इफ़ेक्टिव वो मदर का काम मे बी 1 डेढ़ घंटे का ही है, बट मदर के लिए भी ईज़ी गोइंग हो गया कि ओके माय चाइल्ड इज़ बिज़ी विद द स्क्रीन, इसको देखने देते हैं और हम अपना वी कैन रिलैक्स और वी कैन रेस्ट, वो थोड़ा-सा एक रह जाता है। व्हिच इज़ क्वाइट अनफॉर्च्यूनेट, दैट शुडन्ट बी द केस। इफ यू वांट द चाइल्ड टू हैव सेल्फ प्ले आल्सो, जैसे मोबाइल के साथ बच्चा खुद में लगा रहता है, तो हम बुक्स दे सकते हैं बच्चे को। बहुत अच्छी बच्चों की इंटरैक्टिव बुक्स आती हैं, क्वाइट बुक्स आती हैं। सिंपल बच्चा उसमें एक मैंने देखा है गेम, उसमें बस ऐसे कार्ड इंसर्ट कर दो एंड दैट द डिवाइस वुड स्पीक फॉर यू। तो बच्चों के बहुत इंटरेस्टिंग टॉयज़ आते हैं, तो टॉय से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डोंट सब्स्टिट्यूट इट विद मोबाइल। सो जनरली ये वर्चुअल ऑटिज़्म बेसिकली वही है कि जो हम बच्चों को स्टार्ट कर जाते हैं मोबाइल देना या एक्सेसिव टीवी देखना या लैपटॉप्स पे ज़्यादा देखना, सो स्क्रीन ज़्यादा जब आपके सामने आ जाती है उसके बाद बच्चे के क्या सिम्टम्स देखने लगते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाइड हो जाता है कि दिस इज़ कमिंग टू द ऑटिज़्म? So, first symptom that you'll see is the child has lost interest in you, and especially with the name call, especially when you try to talk to the child, they don't have any interest. That is number one symptom. Number two symptom would be parents would come and tell me कि मैम हम बुलाते रहते तो नहीं देखता, टीवी में जैसे ही कोको मेलन, चूचू टीवी ये साउंड आते हैं तो तुरंत भागता है। सो द इंटरेस्ट इज ओनली विद द स्क्रीन। देन उसका बच्चे का वर्ल्ड वही हो गया है, तो उसने अपनी पूरी दुनिया ही उसको बना लिया है। तो कई बार पेरेंट हमें ये बोलते हैं, मैम हमारा बच्चा बोलता है। सर अच्छा क्या बोलता है? मैम राइम्स गाता है, नंबर्स बोलता है, कलर्स बोलता है। देन आई वुड आस्क द चाइल्ड, ओके कैन यू सिंग व्हील्स ऑन द बस टू मी? द चाइल्ड वुडंट सिंग। वो कब गाएगा? जब उसकी मर्जी होगी, जब उसको वो रिकॉल होने लग जाएगा। या सो एंड अगेन दैट फ्लैपिंग मूवमेंट्स जो एक्साइटमेंट से आती हैं, वो एक कोको मेलन के या चूचू टीवी के साउंड से वो एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट्स आएगा। सो दीज आर इनिशियल सिम्टम्स। Symptoms that you start seeing. Okay. And how you basically, the parents should taken care of this situation. Obviously, as you said the earlier, that obviously there are many games that they can use it up, right? But हम बहुत बार situation ये देखते हैं कि हमारे families में ही दादा दादी या कोई आ गया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो देख रहा है फ़ोन, क्या दिक्कत है? So how obviously mother cannot control it. When it comes to a mother, okay, नहीं दिखाइए, अभी थोड़ी देर के लिए तो दिखाया है, सो हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मदर, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर टू सेव द चाइल्ड. ऑब्वियसली एवरी मदर रियली वांटेड टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द स्क्रीन, बट व्हेन दिस सिचुएशन कम्स अप, हाउ दे शुड कंट्रोल? सो यूजुअली एनीबडी कमिंग टू मी, आई वुड फर्स्ट थिंग आई वुड से ज़ीरो स्क्रीन टाइम। कोई भी एज में आए, 3 साल, 4 साल, व्हाटएवर एज द चाइल्ड हैज़ कम टू मी, आई वुड से आज से स्क्रीन बंद। देन द पेरेंट वुड से मैम बट ये खाना नहीं खाता। सेम इफ द चाइल्ड इज़ ट्रबलिंग एट होम, द ग्रैंड-पेरेंट्स वुड से दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। तो माय अप्रोच ऑलवेज़ टू दिस इज़ आई ऑलवेज़ लाइक टू काउंसल द होल फैमिली। मैं फैमिली में जितने लोग हैं, दादा-दादी, इफ देयर आर अंकल, आंट्स, आई विल कॉल एवरीबडी and I will do like a very long counseling session with them, because I want to make sure कि whatever I've told the mother, other people are also following. It should not be कि सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? क्योंकि फिर वो यही होता है कि बच्चा रो रहा है तो कोई आपके इन लॉज ने बोल दिया, अरे क्यों रुला रहे हो बच्चे को,
True. दिखा दो थोड़ा टीवी, खाना ही खा लेगा, खाएगा। कमज़ोर हो रहा है। Exactly. सो दीज़ आर नॉट गुड थिंग्स। Okay. प्लस इफ यू आस्क एनी न्यूट्रिशनिस्ट, Hmm. जब आप स्क्रीन देख के खाना खा रहे हो ना, दिस अप्लाइज टू बोथ अडल्ट्स एंड किड्स, यू आर नॉट रियली अब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। Food. Right. आपका पूरा फोकस तो वो स्क्रीन पे है। I really have a bad habits of eating food while screening it. So I had just did the podcast with one of the psychiatrist, and he told me the same thing. From there onwards, I stopped doing this. So usually, sir, we also end up doing it. For example, if today somebody asks me, okay, अच्छा अकेले खाना खा रहे हो, तो अब मेरे को अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, तो I'll also end up watching something. बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट, बिकॉज आपका ध्यान उस टाइम सिर्फ स्क्रीन में, आपको नहीं पता आपने 2 चपाती खाई है, 3 चपाती खाई है, आपका पेट भरा है, नहीं भरा। यू माइट ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग वाइल यू आर वॉचिंग एनीथिंग। द सेम अप्लाइज टू द चाइल्ड। Better is, if I know children, because they take half an hour to finish one meal, and the child, like a small child, 18 months, 19 months, wouldn't sit for that long, तो आप उनको बुक्स दिखाइए ना। तो सर जब बच्चे खाना खा रहे हैं ना, बिकॉज इट इज़ टफ फॉर अ 1.5 year old चाइल्ड टू सिट फॉर हाफ एन आवर, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि या तो अगर राइम्स बच्चे को पसंद है, पेरेंट राइम्स गा ले, या बहुत सारी बुक्स भी आती है, राइम्स वाली बुक्स भी आती हैं। सो उसमें यू कैन लाइक प्रेस अ बटन एंड द बुक वुड सिंग अ राइम टू यू। या फिर बहुत बच्चों की इंटरेक्टिव बुक्स भी आती है, साउंड वाली, एनिमल साउंड्स, व्हीकल साउंड्स। तो यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट स्क्रीन विद बुक्स। बच्चा खुद तो खा नहीं रहा, पेरेंट खिला रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि गंदे हाथ लग रहे हैं हमारे, या यू हैव अ नाइस टॉय, तो द चाइल्ड इज केप्ट बिजी while the child is eating, but it's not screen. बिकॉज़ अगर आप आधा घंटा भी काउंट कर रहे हैं, बच्चा दिन में 3 मील्स तो खा रहा है, तो 1.5 घंटा स्क्रीन टाइम हो गया आपका। Exactly. और 1.5 घंटा कहीं ना कहीं उसकी ऑब्वियसली इम्पैक्ट कर ही रहा है उसकी उसमें. एंड अनदर थिंग, पेरेंट्स वुड ऑलवेज शो द चाइल्ड मोबाइल, इट विल नेवर बी टीवी। नाउ टीवी इज़ अगेन बेटर, व्हाई Right. इट्स बेटर इज़ बिकॉज़ एटलीस्ट डिस्टेंस तो है। डिस्टेंस ज़्यादा है. राइट. मोबाइल अगेन क्योंकि पास है, पास है. बच्चा खुद ही उसमें स्क्रॉल करता रहता है, Exactly. तो वो That's why more of the symptoms we have seen that mobile viewing ज़्यादा है जिनकी, उनके उनके केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं. जनरली टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो, सिमिलर ही होता है. सिमिलर ही होता है सर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट कंटेंट द चाइल्ड इज वॉचिंग। नाउ आई रिसेंटली हैड वन चाइल्ड, शी वाज अबाउट 2 2.5, नॉट टॉकिंग, she did not seem like she was like on the spectrum, and I asked the father ki does she watch screen, so the father said yes she does. I said for how many hours? She said, about 2 hours. Then I asked the father what does she watch, so she watched dancing videos. अब वो डांसिंग वीडियोस देख के ना वो खुद डांस इमिटेट करती थी, तो वो इंटरैक्टिव हो गया स्क्रीन टाइम, तो इसलिए कभी उसको वो ऑटिज्म वाले सिम्टम्स देखने ही नहीं मिले। अब ये बच्चा जब कोकोमेलन देखता होता, उसमें क्या होता है, बच्चा खो के देखता है, इट्स नॉट इंटरैक्टिव स्क्रीन। आई वुड ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स कि अगर स्क्रीन दिखाना भी है, मानो 3 साल में, 4 साल में, क्योंकि थोड़ा तो एक्सपोजर देना चाहिए, वरना आप बोलोगे टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, मेरा बच्चा पीछे रह गया। तो उस केस में द स्क्रीन टाइम नीड्स टू बी इंटरैक्टिव। If the child is watching Peppa Pig, if the child is watching Bluey और Masha and the Bear, whatever cartoon you choose for the child, आप बीच बीच में पॉज करेंगे। पेरेंट वुड टॉक टू द चाइल्ड कि अच्छा देखो बेटा, ये पेपा है, ये इसका भाई जॉर्ज है, ये इसके मम्मी डैडी हैं, यू टॉक अबाउट इट। बीच में आप क्या कर सकते हो, देखने के लिए बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम। दिस इज नॉट बैड फॉर द चाइल्ड। व्हाट इज बैड फॉर द चाइल्ड इज जब बच्चा खो के देख रहा है, खो के नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली. इट मीन्स यदि बच्चा आपके साथ फ़ोन देख रहा है या स्क्रीन देख रहा है, एटलीस्ट यू शुड इंटरेक्ट विद योर किड एट द पैरेलल टाइम. सो एटलीस्ट उसका फोकस सिर्फ स्क्रीन में ना रहे, बच्चे का फोकस आप पे भी सिमिलरली रहे. सो उसका एडिक्शन भी मोबाइल की तरफ कम होगा, बिकॉज उसको पता है कि ये थोड़ी फन प्ले कर रहे हो आप मेरे साथ. हाँ, बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है, व्हेन इट्स इंटरैक्टिव स्क्रीन ना, बच्चे का ध्यान स्क्रीन में भी है और जो पेरेंट बोल रहा है उसमें भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रीन है, तो ह्यूमन वॉइस भी सुन रहा है और मोबाइल का आवाज़ भी सुन रहा है। दैट्स रियली ग्रेट. सो ये इंटरेक्टिव सेशंस आप पेरेंट्स को ऐसे कोच करते हो व्हाइल दे कम टू यू? Yes, 100% we do that. Also, we always guide them on what toys, what books can they buy. We also use some apps. They're very interesting apps which are available. Likewise. There's a app called My Play Home. That's Okay. very interesting.
आई ऑल्सो यूज इट। सो बेसिकली उसमें पूरा टाउन बनाया है, ओके। घर है, घर के सारे रूम्स हैं, बाथरूम है, बेडरूम है। यू कैन चूज योर कैरेक्टर, यू कैन चेंज देयर क्लोथ्स, यू कैन सेंड देम टू स्कूल, पुट देम टू बेड, ओके, बेथ देम, ब्रश देम। आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। बच्चे को मॉल भी लेके जा सकते हो पेरेंट के साथ कार में बिठा के, ओके, एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। फिर ऑलराइट, वो मॉल में चला गया तो अच्छा ओके, वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स जैसा एक काउंटर है तो यहाँ से बर्गर ले लिया, पिज़्ज़ा ले लिया। ओके, सो इट्स लाइक अ गेम दैट यू प्ले इन दैट? हाँ, मतलब गेम मतलब उसमें आप खुद सब ये एक्टिविटीज़ कर कर सकते सकते हैं, हैं। ओके। ऐसे ही एक लिंगो किड्स करके है, दैट्स हुँ, आल्सो ब्रिलियंट। उसमें लाइक देयर विल बी लाइक अ, लाइक अ कैरेक्टर, पैंडा कैरेक्टर और हुँ, कैट कैरेक्टर। ओके, उसको आप बेथ कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो हुँ, पहले टीथ डर्टी है, फिर आपने ब्रश पे पेस्ट लगाया, उसको आप ब्रश करा रहे हो ओके, और फिर टीथ क्लीन हो क्लीन हो गए। रहा है। तो द चाइल्ड इट्स वेरी इंटरैक्टिव एंड द हुँ, चाइल्ड लर्न्स आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। राइट, फिर कभी आपको लगता है कि आप बच्चे को ट्रैवल करा रहे हो, लंबी फ्लाइट है आपकी, 3-4 घंटे की फ्लाइट है, तो आप कैसे बच्चे को बिज़ी रखो विद सच थिंग्स। यू कैन आल्सो कीप द चाइल्ड बिज़ी विद ऑल ऑफ दीज़ क्वाइट बुक्स, इंटरैक्टिव बुक्स, हुँ, और आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। exactly. क्यों? You just obviously, when it comes to the, those who are very active parents, might be they can find out very easily. राइट। बट जब कुछ ऐसे हैं जिनके मतलब फॉर्मेट में आ जाता है कि ठीक है नॉर्मल हम टॉयज लेके आ गए, दैट हैपन्स विथ व्हेन दे आर मोर एजुकेटेड टुवर्ड्स इट, और आइदर दे आर मोर कंसर्न विद द किड एंड दे आर गोइंग टू डॉक्टर्स एंड दे आर आस्किंग फॉर इट। सो उनके बाद उनको शायद मुझे लगता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। सो कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको दे आर लाइक क्लूलेस, यंग पेरेंट्स, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, कभी छोटे बच्चे देखे नहीं, तो थोड़े क्लूलेस रहते हैं कि पता नहीं बच्चे के साथ हमें क्या करना है। सो वी हैव टू टेल देम दैट द चाइल्ड विल ओनली लर्न व्हेन यू टॉक टू देम, अदरवाइज द चाइल्ड विल नॉट लर्न। सो यू हैव टू कडल द चाइल्ड, यू हैव टू रॉक द चाइल्ड। आजकल ना पेरेंट्स थोड़ा डरते भी हैं, दे विल नॉट रॉक द चाइल्ड। यस, यू टोल्ड मी दैट, राइट। हाँ, तो आई विल ऑलवेज़ टेल देम कि दैट्स आल्सो लाइक अ गुड सेंसेशन फॉर द चाइल्ड। वो सेंसरी इनपुट देना है हमें बच्चे को। तो जैसे पुराने ज़माने में बच्चे को कभी एरोप्लेन बना देते थे, उछालते थे, तो वो सब चीज़ें करनी हैं। यू हैव टू सिंग टू द बेबी, यू हैव टू टॉक टू द बेबी, एंड यू हैव टू टॉक टू देम नॉट इन एन अडल्ट मैनर, नॉट द वे लाइक हाउ आई एम टॉकिंग टू यू। थोड़ा-सा वो सिंग अ सॉन्ग पैटर्न में। बिकॉज़ बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप बच्चे के साथ अडल्ट जैसा बात करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली बिकॉज़ वो सिंक ही नहीं कर पाएँगे। राइट। सो यू हैव टू टॉक टू देम एट देयर लेवल। बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा, उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। तब द चाइल्ड पिक्स अप दिस टू प्ले, मतलब उसके कुछ खेलने की चीज़ नहीं है, बट ही इज़ पिक्ड इट अप, सो यू हैव टू गो टू हिज लेवल। आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो, चलो रखो वापस। यू कैन नॉट डू दिस। आपको उसके लेवल पे जाके उसको समझाना पड़ेगा कि देखो ये शार्प है, इसका एज, यू कैन गेट हर्ट, डोंट टच इट, ओके वील पुट इट बैक टुगेदर। ये करना पड़ेगा। सो मोस्टली पेरेंट्स दे डोंट एंड अप डूइंग ऑल ऑफ दिस, सो वील हैव टू लाइक टेल देम कि ये सब करना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। बिकॉज़ मेरे को लगता है शायद उन्हें पता भी होता है बट स्टिल दे डोंट डू इट, और वो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में नहीं आता, या जब पता पड़ता है कि हाँ, ये माइट बी सिम्पटम्स मेरे बच्चे को हो सकते हैं, सो दे विल बी मोर एक्टिव। राइट। एंड मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जब ऑब्वियसली एक नॉर्मल बच्चे हैं, एक ऑटिज़म बच्चे हैं, अब नॉर्मल और ऑटिज़म बच्चों के स्कूल अलग-अलग होते हैं या सिमिलर फॉर्मेट में चलते हैं? ये बड़ा एक कन्फ्यूजन पॉइंट था। Sir, if the child is young, 2.5, I will always tell the parents send them to a regular school. इनिशियल ईयर्स में बच्चा कुछ स्कूल से सीख नहीं रहा होता। सीख वो स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन से ही रहा होता है। बट हमें एक्सपोजर देना है बच्चे को कि ही शुड लर्न हाउ टू सिट इन अ ग्रुप, ही शुड लर्न हाउ टू इंटरैक्ट इन अ ग्रुप। बेसिक हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते उस टाइम स्कूल से। एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ स्कूल जिसकी स्ट्रेंथ कम हो। तो जहाँ पे 6-8 बच्चे ही हों एक क्लास में, दैट मेक्स मोर सेंस बिकॉज़ बिकॉज़ टीचर्स का फोकस ज़्यादा रहता है बच्चे को। individualized attention. And teachers also do take care. I have seen like a couple of my kids, they go to a particular school, और मैं मैक्सिमम उस एरिया के बच्चों को वहीं भेजती हूँ बिकॉज आई नो द टीचर्स रियली टेक अ लॉट ऑफ पेन। अगर बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा ना, वो हाथ पकड़ के करवाते हैं, तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा इवेंचुअली। अ, थोड़ा अगर मेरा कोई बच्चा बड़ा है लाइक 7-8 ईयर्स एंड आई फील अभी भी सिवियरिटी ज़्यादा कम नहीं हुई है, देन आई वुड सेंड देम टू अनदर स्कूल जहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर या एक शैडो टीचर की हेल्प मिले उनको। आई वुड सेंड देम देयर। अदरवाइज
younger kids, I always prefer a smaller ओके एंड मैम जनरली आपने कभी देखा है कि जो नॉर्मल स्कूल में भी जा रहे हैं बच्चे एंड ऑटिज्म वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में जब रहते हैं तो माइट बी सम बुलिंग इज हैपनिंग दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ देम और समथिंग लाइक हैपेंड सो हैव यू सर 2 ढाई 3 साल के बच्चों का तो bullying एंड ऑल का कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। दे आर टू यंग फॉर ऑल ऑफ दिस। उनके लिए हर बच्चा एक जैसा ही है। सो मे बी इफ अ चाइल्ड इज ऑटिस्टिक एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद द पीयर्स, दैट चाइल्ड वुड बी लेफ्ट अलोन। बाकी बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चा मे बी अलग से बैठा है, बट बुलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। बुलिंग सर स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन दे आर लाइक 12 13 दैट एज। तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चा आया था जिसको हिस्ट्री था ऑटिज्म का। ही इज नाउ 13 ईयर्स ओल्ड। ही इज नॉट लाइक ही डजंट हैव एनी सिम्टम्स नाउ। हिज लैंग्वेज इज एज गुड एज अ 13 ईयर ओल्ड। बट एक सिम्टम थोड़ा सा क्या रह गया कि आई कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं देता, और दूसरा सिम्टम है कभी कभी बात करते करते टोन चेंज हो जाती है। तो उस वजह से उसकी बुलिंग होने लग गई। सोशलाइज़िंग बहुत अच्छा नहीं है, तो हमारे बस में, स्कूल में 1-2 फ्रेंड्स ही हैं, सोसाइटी में 1-2 फ्रेंड्स ही हैं। बट डेफ़िनिटली यहाँ पे फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन लोग का रोल अच्छा रहता है। दे कैन हेल्प दिस चाइल्ड। okay so in that case these symptoms will go away when they are actually having their proper therapy with the doctor. येस। सो इसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट डज़न्ट प्ले अ रोल, बिकॉज़ उसके बाकी सब सिम्पटम्स जा चुके हैं। सो इफ आई एम टॉकिंग टू दैट चाइल्ड, ही इज़ आंसरिंग एवरीथिंग, बट इट्स मेजरली इंग्लिश, बिकॉज़ उसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब बिकॉज़ हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ ज़्यादा हिंदी चलती है, तो चिल्ड्रन वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हिम। सो वो इश्यूज़ रहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ मेजर कंसर्न। दीज़ थिंग्स कैन आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। ओके एंड जब आपके साथ में बच्चे आते हैं जनरली 2-3 साल में ऐसे एंड वो ऑटिज्म के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं अपने पास सो व्हाट यू हैव फील दैट ओके दिस चाइल्ड विल हैव लिटिल सिम्टम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेते हैं सो व्हाट्स द टाइम ड्यूरेशन बेसिकली दे टेक टू टू बी क्योर्ड विद ऑटिज्म. सर अगर तो सिवेरिटी कम है, तो इनिशियली हम जब 2-3 सेशन बच्चे को देखते हैं, हम पेरेंट को बता पाते हैं कि दिस विल टेक अबाउट 8 मंथ्स टू 1 ईयर। सिवेरिटी थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है तो 1 एंड अ हाफ 2 इयर्स तक हमें लग जाते हैं। ओके. फॉर द चाइल्ड टू, अब मेरे लिए जब मैं बोलती हूँ ना कि मैंने किसी बच्चे को डिस्चार्ज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बोल रहा था और अब मम्मा-पापा बोल रहा है। नो, ओके. फॉर मी इट मीन्स इफ द चाइल्ड वाज़ 4 इयर्स ओल्ड, ही इज़ टॉकिंग लाइक अ 4 ईयर ओल्ड। ओके. If the child was 5, he's talking like a 5-year-old. Then I That's would say, nice. okay, this child is fine. Fine now. And Okay. they are doing every activity that other children of their age are doing. Okay. Then I would say this child has become fine now. Very nice, very nice. And ma'am, generally when you start treating your or start handling your kids when they come to you, so when you are giving them occupational therapy, what all thing you covered in the occupational therapy? So occupational therapy basically involves sensory integration, attention, sitting. But again, all of these things, what they exactly do would be highlighted by an occupational therapist better. But this is their major area. और ज़्यादातर हम ऐसा बोलते हैं कि दोनों स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैंड इन हैंड इसलिए चलनी चाहिए। बच्चे का ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या चल रहा है, उससे डिपेंड करता है कि स्पीच में बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब, वो स्पीच में बच्चा अच्छा करेगा ही नहीं, बिकॉज मेरे को अटेंशन नहीं मिल रहा बच्चे का। उसके जो फ्लैपिंग और रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं वो जा नहीं रहे हैं, उसकी सिटिंग आ नहीं रही है, तो मैं स्पीच में कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि बच्चा अच्छा करेगा। So simultaneously दोनों similarly चलनी चाहिए. So my point is occupational therapy में क्या क्या चीज़ cover करते होंगे वो मतलब only these two things that covered which you said? Majorly, what I understand, they work on sitting, they Okay. work on attention, and they work on all sorts of sensory issues. Sensory issues. सेंसरी इश्यूज कैन बी लाइक, अब हम बोल रहे हैं कि बच्चा फ्लैप कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई सेंसरी इशू है। Okay. अगर बच्चा अपने आप को मारता है या ऐसे जर्क करता है हैंड को, वो क्यों कर रहा है, वो सेंसरी इश्यूज है। Okay. तो दे मेजरली वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Right. And what all things covered in the speech therapy? Sir, in speech, we do take care of attention and sitting also, but not majorly. Majorly, it's done by the occupational therapist. बट आज मेजर फोकस इस पहले अटेंशन नहीं रहेगा, जिससे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। इफ यू आर एन अडल्ट, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई से, तो आप नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सो अटेंशन तो एक बहुत बड़ा प्री रेक्विजिट है। इट हैज़ टू बी देयर फॉर द चाइल्ड टू लर्न। उसके बाद सर हम मेजरली काम करते हैं ऑन
कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, बॉडी मूवमेंट्स इमिटेट ओके, करना, स्पीच साउंड्स इमिटेट करना, ये एकदम बेसिक है। ये आएगा तो ओके, आगे हमारा स्पीच आएगा। पीस आएगा। So if ओके, the child doesn't understand, then the child is only talking like a parrot. मैंने आपको ओके, पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने रिपीट कर दिया व्हाट इज योर नेम, दैट इज नॉट राइट, स्पीच। आप राइट, सिर्फ मियरली रिपीट कर रहे हो उसको, अंडरस्टैंड नहीं करेक्ट। किया। अगर आपने अंडरस्टैंड किया होता, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आप बोलेंगे माय I'll say नेम इज Ankit, अंकित, Ankit, राइट? correct. सो I get it. वी नेवर वर्क ऑन कि बच्चे को हमें रटवानी है चीजें, बच्चे को Hmm. अंडरस्टैंड करवानी है। जब बच्चे को अंडरस्टैंड कराते हैं वो खुद से बहुत चीजें रीजन करता है। True. सो वी वांट दैट। Exactly. And when it comes to this occupational therapy and speech therapy, there are many things that you have covered in it. बट जो आप एक्टिविटीज़ कराते हो जब आपके पास कोई बच्चा आता है तो जैसे अब कोई भी पेरेंट है वो जानना चाहेगा कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करा रहे हो मैं घर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ या फाइनेंशियली आई एम नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग टू टेक टू अ स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो हाउ आई कैन डू एट होम, सो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? सर इनिशियल जो टास्क रहते हैं ना उसमें मतलब सिंपल बेसिक टास्क हैं जो पेरेंट घर पे भी कर सकता है, उसको ऐसे बहुत एग्जॉर्बिटेंट कोई टॉयज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोग बोलते हैं अटेंशन कैसे अचीव कर सकते हो आप बच्चों का, तो हम लोग उनको बोलेंगे कि यू पुट टू बास्केट्स एट अ लिटिल डिस्टेंस। एक बास्केट में आप बॉल्स भर लो, बॉल्स नहीं है कोई बात नहीं, आलू प्याज टमाटर कुछ भी भर लीजिए, वो तो घर में है। यू हैव टू पिक अप वन, पुट इट इन द अदर बास्केट, come back again, pick up one, put it in the other basket. This is one very basic activity for attention. Then आपके पास एक बास्केट है, आपने स्कैटर कर दिए चीजें उसके अराउंड, द चाइल्ड हैज टू पिक अप, पुट इट इन द बास्केट, पिक अप, पुट इट इन द बास्केट। सो दिस इज वेरी बेसिक अटेंशन टास्क। इसके अलावा आपको बच्चे के साथ में बात करना है। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप बच्चे को ब्रश कराते हो, यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड। ओके, Okay, so this is your brush and this is my माय brush. ब्रश, Oh, we are putting पेस्ट, paste. Now let's टू clean your क्लीन योर teeth. टीथ, वेरी गुड, Teeth are dirty. Let's राइट, clean them. और राइट, उसके अराउंड कोई भी हम राइम सिखा देते हैं या पेरेंट कैन मेक देयर ओन राइम बिकॉज राइम्स में बच्चों को इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट, Similarly, while bathing, while changing their clothes, while putting them to bed, while feeding them, आप सब चीज़ों के बारे में बात करो। ओके, अगर आप खाना भी खिला रहे हो, उसके बारे में भी बात करो। ओके, कि कौन सी सब्जी है, क्या है, ओके, देन यू टेक देम टू द पार्क, वहाँ पे आप स्विंग कराओ, स्लाइड कराओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू स्विंग एंड स्लाइड, सी सॉ कराओ। बच्चों का वो स्कूटर आता है वो कराओ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। even while I was researching about this autism and the activity that the parents do with their kids, I have seen there more of the kids have the early they have upcoming with the symptoms because they worked a lot on their kids, because जैसे ही उन्होंने कोई स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशन थेरेपी कराई है बच्चों की, वो मदर्स घर पे आके उन्होंने अपने बच्चों के साथ इतना काम किया है, दे हैव रिकवर्ड वेरी अर्ली एंड दे हैव सीन द रिजल्ट्स। सो ऑब्वियसली जब ये चीज़ें पेरेंट्स करते हैं और जैसे आपने भी बताया कि जब थेरेपी घर पे जाके आप करते हो अपने बच्चों के साथ, रिकवरी फास्ट हो जाती है। 100% सर। पेरेंट्स का बहुत इनपुट उसमें रहता है। वॉट एवर वी आर डूइंग, इफ दे आर रिपीटिंग दैट एट होम, डेफिनेटली द चाइल्ड विल प्रोग्रेस फास्टर। ओके, एंड अनदर हैव यू सीन थिंग, सम ऑफ द एग्जांपल्स इन योर पेरेंट्स और लाइक किड्स दैट हैव कम टू यू? 100% सर। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं बोलती हूँ कि सरेंडर, ओके, तो जो सरेंडर कर लेते हैं पेरेंट्स, उनके बच्चे 6-8 महीने में बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। एंड दे आर द वंस हू हैवंट इवन फॉलोड कि हमने अगर किसी पेरेंट को बोला ऑक्यूपेशनल थेरेपी चालू कर दो, दे हैवंट डन दैट, दे आर ओनली कमिंग फॉर स्पीच। ओके, बट हम कितनी बार एक चीज बोलेंगे, अब उसमें एग्जैक्टली, क्या होता है, बच्चा स्पीच वाइज तो बहुत अच्छा कर रहा है, दे आर मे बी एट पार विद देयर एज, बट अभी भी कुछ कुछ टैंट्रम्स हैं, कुछ कुछ सेंसरी इश्यूज हैं, लाइक दे फाइंड म्यूजिक टू बी टू लाउड, तो कान बंद कर लेंगे। राइट, या कुछ पर्टिकुलर लाइट है, वो उनको दे कैन नॉट टेक इट, सो दे विल शट देयर आईज, ओके, तो वो वाले सेंसरी इश्यूज रह जाते हैं। ओके, तो उसके लिए वो दैट्स नॉट माय पार्ट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, वो राइट, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पार्ट है। राइट, बट सो बोथ पैरेलली रन्स टुगेदर। इट हैज टू रन टुगेदर, ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एक्चुअली। इंपॉर्टेंट। एंड ऑटिज्म में ऐसा कुछ आपने स्पेशली देखा है कि बहुत सारे बच्चे आपके पास आते हैं, सिम्टम्स अलग अलग लेके आते हैं, देयर इज एनी यूनिक सिम्टम दैट यू हैव फाइंड इन दिस दैट हार्डली यू कैन फाइंड इट अप, ओके मेरा बच्चा ऑटिज्म का था, ऐसा कोई सिम्टम्स आपने देखा है कभी, कुछ बहुत यूनिक निकल के आया है?
सर एक बच्चा आता था मेरे पास, ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल वेरी फास्ट। उसको सिर्फ एक सिम्टम था, वो था सिर्फ फ्लैपिंग, और कोई सिम्टम नहीं था। एंड ही वॉज लेबल्ड बाय सम पर्सन एज ऑटिस्टिक, एंड आई वॉज लाइक, आई डोंट वांट टू लेबल दिस चाइल्ड, ही ओनली हैज वन सिम्टम एंड ही वॉज नॉट टॉकिंग। And within 6 months, you would not believe me, he was 4, he started talking like a 4-year-old. So Very from good. no speech to To within 6 months, exactly. and he was coming to me only twice a week, he Okay. started doing so good. So good. So कई बार ना ऐसे आपको देखना पड़ता है कि एक आधा ही सिम्टम है, उसके लिए आप लेबल मत करो. Right. It's very rare to have like a child that you have missed. You might miss if the symptoms are very very mild, but जैसे जैसे आप थेरेपी स्टार्ट करते हो, आपको समझ लग जाता है कि अच्छा ये एक शायद से थोड़ा सा सिम्टम है. Right. But over the time, yeah, we can make a. And do you agree with me? Because I was researching on this, and I have read more about the autism while I was, having the podcast with you. That 68 children and one autism you'll find up in the 68 children of. Sir, unfortunately, this has become like a epidemic, I would say. Matlab, the amount of cases that now we are receiving with children with autism. मतलब अगर मैं आज से 6-7 साल पहले बोलूँ, it's been 10 years that I've been working. मैं इनिशियली भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में काम करती थी, और मेरे पास बहुत हैंडफुल बच्चे होते थे ऑटिज्म वाले. हैंडफुल मतलब 5-6 इज हैंडफुल फॉर मी, राइट? और अब अगर आप देखो, आप कभी अगर मेरी ओपीडी में आएंगे तो 90% मेरी ओपीडी हैज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. इट हैज बिकम दैट बैड, विच आई फील इज लाइक, मतलब डरना चाहिए पेरेंट्स को. हमें भी डर लगता है ये फिगर सुन के. आप मानेंगे नहीं, मैं कभी कोई रेस्टोरेंट जाती हूँ या कोई कैफे जाती हूँ, या इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग एंड आई सी अ पेरेंट शोइंग स्क्रीन टू अ स्मॉल चाइल्ड, मेरी बहुत इच्छा होती है अंदर से बोलने की, प्लीज ये मत करिए. बट समटाइम्स यू कैन, समटाइम्स यू कांट, बिकॉज आपको नहीं पता सामने वाला उसको कैसे लेगा. बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. And what's the major behind this is just because of the screen. इट्स कन्वीनियंस ना सर, पेरेंट का कन्वीनियंस है, और बच्चा बहुत जल्दी उससे काम डाउन भी हो जाता है. So And even I just wanted to read the newspaper headline that I've used it, that virtual autism robbing kids of healthy childhood. That actually people are not focusing on their kids. They are just more focused on their giving them phone because they are more busy with their schedules and everything. So if I am busy and coming back to home, I'm busy in my phone. Okay, इसको भी एक phone दे दीजिए please. तो वो मैं अपना काम कर लूंगा एटलीस्ट. So with that thing that okay, you are addicting your child with the phones. right. And when they are showing tantrums, you'll be more aggressive and angry on them and not finding it up that might be your child is going to be having the symptoms of autism very soon. Right. So, which is again not a right thing to do. Even if the parent is coming back home tired, there are other things that you can give the child. मतलब मैं ये नहीं बोलती कि 24/7 आप अपने बच्चे के साथ खेलो या अवेलेबल रहो, आपके भी काम है. बट फॉर सॉलिटरी प्ले, फॉर सेल्फ प्ले ऑल्सो, आप उनको ऐसे टॉयज दे सकते हैं जिसमें वो खुद ही लगे रहें. स्क्रीन नहीं देना है उस टाइम पे. Again, screen is not a very good option. Another thing, sir, I will tell you that मेरे पास ना एक पेरेंट आए आज से 2 साल पहले. नाउ द चाइल्ड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, Okay. लैंग्वेज बहुत अच्छा है बच्चे का. तो वो जॉइंट फैमिली सेटअप में रहता था बच्चा, एंड द पेरेंट लाइक वाज गिविंग टाइम टू द चाइल्ड बट स्टिल शोइंग हिम स्क्रीन. Oh. अब मैंने जब पेरेंट को पूछा कि आप स्क्रीन क्यों दिखा रहे थे, तो उनका मेरे को रीजन क्या था कि मैम हमें लगा बच्चा सीख रहा है, इससे राइम सीख रहा है, Exactly. कलर सीख रहा है, can नंबर relate to सीख it, रहा है, yes. अल्फाबेट सीख रहा है. तो हम तो उस वजह से दिखा रहे थे. इट वाज नॉट दैट आई डिड नॉट हैव द टाइम, आई हैड द टाइम, बट आई वाज थिंकिंग दैट ही इज लर्निंग एक्स्ट्रा फ्रॉम स्क्रीन. क्योंकि वो जब भी व्हील्स ऑन द बस स्क्रीन पे सुनता था तो वो गाता था, Okay. नंबर सुनता था तो बोलता Better. था, कलर्स देखता था तो बोलता बोलता था. पेरेंट को लग रहा है तो सीख रहा है, बट दैट्स नॉट लर्निंग. Learning. The learning can only happen when the parent is teaching or the Teaching. child is learning from school. This is like वो उसने अपनी दुनिया बना दुनिया ली बना है. ली. एंड ये सीख लिया. आपने कभी रैंडमली चाइल्ड को बोला कैन यू टेल मी 1 to 10, द चाइल्ड विल नॉट टेल यू. Okay. कैन यू टेल मी व्हाट कलर इज दिस, द चाइल्ड विल Will not नॉट टेल tell यू. you.
This is the symptom that you find when this happening. Yes. Okay. And don't you think जो हमने screens बच्चों को ज़्यादा देना start कर दिया just because we think कि हमारा बच्चा maybe stand out करेगा from the other child group and everyone, so just because वो शायद कुछ AI से कुछ सीख रहा है या screen से कुछ नया सीख रहा है and they started seeing more of the screen or they are stuck up in the mobile or the screen on TV. सर सीखने वाला जो एलिमेंट है ना, लाइक यूजुअली लाइक आई हैव माय नीस एंड नेफ्यू एट होम, उनका स्क्रीन टाइम आज भी आधा घंटा है. दे आर लाइक Okay. 9 and 11. देयर स्क्रीन टाइम इज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. Maybe And because you are a doctor and that's why you have restricted in your home. and also we choose what they are going to watch. So Okay. if I feel that what they are watching is not appropriate to their age or they are not learning anything from that, Okay. then they will not watch it. Because you have done the lock system in your screen, no? बट बहुत सारे ऐसे बच्चों के शोज हैं जो 4-5 इयर्स में आप दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे, आप जो बोल रहे हैं ना कि मेरे को चाहिए मेरा बच्चा स्टैंड आउट करे, कुछ Exactly. सीखे, Right. तो डॉक्टर बाइनॉक्स करके एक शो है, इट्स अ ब्रिलियंट शो. Okay. कुछ बेसिक लाइफ कॉन्सेप्ट्स, ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग, वो सब सिखाता है. बहुत अच्छा शो है. एक Okay. नंबर ब्लॉक्स करके है, उसमें नंबर्स. मेरे नेफ्यू, आई रिमेम्बर ही वाज 4 और 5, उसको 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब आता था बिकॉज ऑफ दैट शो. Okay. देन एक ऑक्टोनॉट्स करके है. दीज आर ऑल वेरी नाइस शोज. Okay. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने स्क्रीन नहीं दिखाया है कि वो घर के बच्चे हैं तो नहीं, नो स्ट्रिक्टली यू शुड नॉट वॉच. Right. देखते हैं, आधा घंटा देखते हैं. देखना चालू किया 5 साल के बाद. क्या देख रहे हैं, आई हैव चोजन एंड आई एम सिटिंग, आई और एनीबडी फ्रॉम द फैमिली इज सिटिंग व्हाइल दे आर वॉचिंग. Okay. एंड ऑल्सो ये सब जो शोज है ना, इनके एंड में ये लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं. Okay. हम भी बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चन पूछते हैं. तो अगेन द स्क्रीन टाइम इज इंटरेक्टिव. Interactive. Okay. दिस इज व्हाट वी वांट. That's really good. Even I have one question that might I have researched into it and then I got to know, but that many parents might be try for their kids. Homeopathic treatment autism में helpful होता है? सर मेरे भी कई हैं पेरेंट्स जो दे आर टेकिंग होम्योपैथी. सो इवन मेडिसिन विच आर गिवन फॉर ऑटिज्म आर टू रिड्यूस देयर हाइपर एक्टिविटी. स्पीच लाने के लिए, सेंसरी इश्यूज को ख़त्म करने के लिए कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है. बनी होती तो हमारा काम आसान हो जाता. ऑल ऑफ दीज मेडिसिन आर टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी. सो आई थिंक वॉट एवर इज वर्किंग फॉर योर चाइल्ड. इफ़ यू थिंक लाइक, हम लोग यूजुअली धीरे धीरे मेडिसिन पे डिपेंडेंसी ख़त्म करवा देते हैं. इनिशियली जब बच्चा बहुत हाइपर है तो हम भी भेजते हैं न्यूरोपीडियाट्रिशियन के पास, एंड द चाइल्ड इज ऑन अ पर्टिकुलर डोज टू रिड्यूस देयर हाइपर एक्टिविटी. बट जैसे जैसे हमें लगता है कि नहीं अब ये बच्चा अच्छा है, तो वो डोसेज हम कम करते रहते हैं ग्रेजुअली, वेदर इट इज एलोपैथी और होम्योपैथी. So homeopathy is beneficial for the autism people? Yeah, again, I think if to reduce the hyperactivity, if it's helping your child, Okay. I am not the expert, so I would not want to comment on it. Okay. बट अगेन हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी नहीं नहीं हो, हो. थेरेपी से हम लोग सब कुछ अचीव करें. Okay, that's really great. So in autism, ma'am, I have seen so many of the parents that they have this questions or either they have their confusion on that कि किस doctors के पास उन्हें दिखाना चाहिए for their child, and they have pretty clear confusion on that. So initially they can go to a speech therapist or an occupational therapist. If need be, they can also go to a neuropediatrician. न्यूरोपीडियाट्रिशियन के पास मोस्टली, तो जैसे मानो कि मेरे पास कोई बच्चा पहली बार आया, तो आई वुड रेफर देम टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑल्सो, न्यूरोपीडियाट्रिशियन ऑल्सो. मेजरली जब हमें मेडिकल साइड से हेल्प चाहिए हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन टू रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी, then we would send the child to the neuropediatrician. Occupational therapy and speech therapy both are required. They both will go hand in hand. So yeah, these majorly cover everything. अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है जो बड़ा है एंड उसमें हम कुछ ऐसे ट्रेट्स देखते हैं कि स्कूल में बुलिंग हो रही है, तो उस केस में हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेज देते हैं. Okay. And occupational therapy के लिए basically therapist अलग से trained होते हैं. They have certificates that. Yeah, so like how, I am like a postgraduate in audiology and speech therapy. Similarly, the occupational therapist would be like an undergrad or a postgrad in occupational therapy. Okay. So you can do both on that aspect.
No, it's a very long course. You can't, one can't study both. Okay. Yeah, but we have some good occupational therapists working in Indore also, and they are working aggressively only with children with autism. Okay. So we have some good people. So even some of your experiences are there, those parents who have come across the India in Indore specifically and shifted here. Yes. So, for example, if the parent was in like a smaller town, Hmm. or they were in the north, like north, I mean Punjab, Delhi, they Hmm. are still like not very good speech therapists over there. Hmm. So parents have actually moved. They've moved just for speech therapy and occupational therapy. They've stayed here in Indore for us for 1.5, 2 years, and then they've gone back. So the Okay. mother and the child have stayed here, All right. or the father has like been supporting them coming and Hmm. going. But Okay. yeah, we've had families like that also, and it's not like just one family. We've also had families coming in from abroad. Okay. What happens in London and US, all these places, Hmm. is there's a long waiting list. Right. So that is one big problem. Another problem is that everything is covered there by the state. Correct. So उनका नंबर कब आएगा तब तक तो बच्चा और बड़ा हो बड़ा हो जाएगा. Now जाएगा. we are talking about early intervention. Right. Now the child got diagnosed at the age of 2, Right. but he's put up in a waiting list where his number will come when he's 3. Correct. So the parent don't want to waste Right. another year with the It's very child, right? practical to move. And it's very critical, early years, till 5 years, I would say, the child's life, it is very critical. So we don't want to waste any time. So then Right. the parents would move here, they would stay in India with us, and then they would go back once the child is okay. Okay, that's really great. So even when you have seen that the parents are taking their child to you and they have autism, so did they ask you when we are planning for a second child? So what should we do? Either my child will, if we are going for a second child, might be they will get a symptoms, or what should they ask you or for that? Yeah, they do ask us. In fact, sometimes when our first child, they have become quite good, we would tell them that why don't you plan a second one? But that will, like, we'll always tell them, get a genetic counseling done before you plan a second child. And I always tell them that whatever things you've done wrong with the first one, like increase screen time, especially, make sure you're not doing with the second one. Okay. So what all screenings are required by the parent side? Like what tests they really required to do? So, with the second child, one, before conceiving, they need to go to a genetic counselor, and they would tell them like a set of tests to be done, and all of that has to be done by the parents. Then, once the child is born, we would tell them to do all basic, hearing test, keep a check. Like, we'll give them like a milestone checklist, and we'll ask them to keep a check. Then we, as speech therapists and occupational therapists, will also keep a close watch on that child. So we'll keep seeing the child every 3 months or 6 months, whether we don't see any red flag. If we do see anything, then we start, intervening the child the very same moment. Okay. So have you seen any of the child who have a clear diagnosed from your side and they got a clear chat, they got clear chat from your side about the autism, and once they when they are coming up to you for the follow up, and later on in their 20s or 30s they again come up with the situation of the autism, they find up, okay, might be I'm finding up this scenario is happening with me. So fortunately, this has not been the case. There has been one child that we saw like many, many years ago, and according to us, his language skills were all okay. So we discharged that child. Now that this child is 11 or 12, and they came back to us saying that there's some bullying from the school. I thought, okay, let me just have a look at the child. I sent them to the occupation therapist also. Everything was clear from our end. But the problem was that, the child started speaking very fast. His language is absolutely good, but he started speaking very fast. Now, because he's speaking very fast, his friends are not able to understand what he says. So there is again that social interaction that we want to happen, that's not happening. So in that case, I counseled him that how to speak slowly. I send him to a psychologist also for therapy. So I think all of us together can help this child then. So symptoms that are gone will never come back after so many years. But yeah, there can be another symptom which comes up. One other kid of mine, I discharged him last year when he was about 4 and a half. This year, after 6 months, the mother came to me saying that he started stammering. Language is all good,
but suddenly she also doesn't know that he started stammering. Now, the reason for that can be because the child was not speaking that much for the longest of time, till 2.5. He was not talking at all. And within a span of 1 year, he started talking too much. So the oral musculature is not able to, balance it out. So I told the mother, don't worry, you get the child to us at least once a week. We'll work on it and the child will be fine soon. So And as if we talk about the oral aspect, so if we the parents are come down with the sensor activity on right on the mouth, so what you do on the oral motor therapy? Uh, that's a very good question actually. Hmm. And a lot of people think कि autism speech therapy Hmm. means oromotor only. Okay. So I know of some people who would only and only do oromotor exercises with the child for like half an hour, 45 minutes and Okay. say, okay, speech therapy is done. Okay. So speech therapy is not all about oromotor. जिन बच्चों को ओरल सेंसरी इश्यूज हैं Hmm. उनके अंदर सिर्फ ओरोमोटर एक्सरसाइजेस करने हैं. Okay. जिनको इश्यूज नहीं है उनको नहीं करने हैं. Okay. Yeah. And ये करते कैसे हैं? क्या-क्या होता है मैम इसमें? इसमें सर बेसिकली अलग अलग टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं माउथ में इफ द चाइल्ड हैज़ हाइपर और हाइपो सेंसिटिविटी. Hmm. फिंगर ब्रश से एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, वाइब्रेटरी ब्रश से कराई जाती हैं. एक टूल किट आती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ करके अलग अलग आपको गम्स पे सेंसेशंस दी जाती हैं, बेसिकली टंग पे, गम्स पे, चीक वॉल में, क्योंकि वो सेंसरी इश्यूज हैं बच्चे को. अगर ये इसको आप करेक्ट नहीं करोगे तो फीडिंग में भी इशू आएगा. तो पेरेंट बोलेगा कि बच्चे को सिर्फ स्मैश्ड फूड पसंद है या बच्चे को सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्सचर पसंद है. ही लाइक द चाइल्ड ओनली लाइक्स खिचड़ी, बनाना, डजंट लाइक एप्पल Okay. बिकॉज टेक्सचर अलग है. अलग है. सो दोज थिंग्स हैव टू बी एड्रेस्ड Addressed. डेफिनेटली, बट ये नहीं है कि हर ऑटिस्टिक बच्चे को ओरोमोटर और इश्यूज मुझे होंगे. लगता है एंड ये जब सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और जनरली इसमें कितना टाइम फ्रेम लगता है टू रिकवर? सर एक सेशन हमारा अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर का रहता है. सेम वुड बी विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दैट्स ऑल्सो अराउंड 1 आवर ड्यूरेशन. और अगर हम बोलें कि मेरे को बच्चे को जब डिस्चार्ज करना है तो आप मान के चलिए अराउंड 1.5 years to 2 years. ओके, वेरी गुड. इतना टाइम अपने को चाहिए. सही है. हाँ. उसके बाद बच्चे में चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली दिखने लगते हैं. उसके बाद फिर बच्चा सेल्फ, जैसे अन्य बच्चे सीखते हैं ना, देख के सुन के वैसे करने लग जाते हैं ये बच्चे भी. So because you fixed their attention, you fixed their sitting, you fixed their understanding, now they are talking. तो अब जैसे अन्य बच्चे सीख रहे हैं आपके स्कूल में, ये बच्चे भी वैसे सीखेंगे. Also, I like to keep my kids in like a closed loop. Discharge होने के बाद भी every 3 to 6 months I keep telling them कि आना है आपने वापस. फॉलो अप इज वेरी Follow up is very important because I want to make sure कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है इनके साथ. मतलब they should be right on the track. ट्रैक से कहीं ऑफ तो नहीं हो रहे बच्चे. सो जैसे ही आपके पास से डिस्चार्ज करके बच्चे चले जाते हैं, सो उसके बाद जब वो फॉलो अप के लिए आ रहे हैं या जनरली पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, you told something to them to take the follow up on this or do this activity continuously, don't stop this. Yes. Okay. एंड ऑल्सो जो हम 3 मंथली फॉलो अप कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं मेरे को लग रही जिसमें आई थिंक दिस नीड्स मोर वर्क, देन आई विल टेल द पेरेंट. इफ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्चा वो थोड़ा स्टैमर करने लग गया तो मैंने उसको वापस बुलाना चालू कर दिया वंस अ वीक. लाइक आई डिस्चार्ज दैट चाइल्ड, ही वाज डूइंग एब्सोल्युटली ओके. सडनली देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिसफ्लुएंसीज, तो ठीक है वंस अ वीक द पेरेंट इज लाइक ओके हम आ जाते हैं. सो आई टोल्ड देम दैट दिस माइट जस्ट टेक 1 month to 2 months, पर ये इसको वी नीड टू एड्रेस दिस. या फिर कभी ऐसा होता है कि लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या पेरेंट बोल रहा है कि मैम बाकी सब तो अच्छा है, मे बी स्कूल में एक पर्टिकुलर चीज़ में इशू है, तो या तो उसको हम वर्कआउट करेंगे थ्रू फ्यू सेशंस और आई विल टेल द पेरेंट कि आप घर पे ऐसा 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 करिए. एंड आपने कभी देखा है कि जैसे ऑटिज्म के बच्चों को कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है इन सब चीज़ों के कारण, या कैसे उसको पुश करते हैं टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस और हर कॉन्फिडेंस इनटू दिस? सर छोटे बच्चों का तो कॉन्फिडेंस कुछ इतना इफेक्ट नहीं होता बिकॉज दे आर टू स्मॉल टू लर्न ऑल ऑफ दिस. स्टोरी डाउन जैसे अब वो 4th या 5th की सिचुएशन पे जा रहे हैं, 5 साल का बच्चा हो गया है, दे अंडरस्टैंड कि मेरे आसपास के बच्चे कैसे हैं, एंड उस मोमेंट पे कभी बच्चों को ऐसा नहीं लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ इनसे? नॉट रियली, ओके, नॉट रियली. ऑलराइट. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक दिस हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो. वन चाइल्ड ही इज नियरिंग 5, तो लैंग्वेज बहुत अच्छा है. कभी कभी जब टेम्पर टैंट्रम्स आते हैं ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बच्चा. और वो एपिसोड के बाद ही वुड आस्क मी और द पेरेंट
कि व्हाई डिड आई डू लाइक दिस? वो बच्चे को ही नहीं समझ में आ रहा था कि अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए थी और मम्मी ने बोल दिया नहीं, तो मैं ज़मीन पे क्यों लेटा था? मैंने क्यों इस चीज़ का इतना टैंट्रम किया था? बट देन अगेन वी विल एक्सप्लेन थिंग्स। अब ये क्या, ये सब इमोशनल प्रोसेसिंग का पार्ट है। इमोशनल प्रोसेसिंग तो अन्य बच्चों के साथ भी इशू रहता है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑटिज़्म वाले बच्चों के साथ ज़्यादा इशू है। बट आई वाज़ वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट कि वो चाइल्ड खुद से एनालाइज़ कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? और उसको आप समझाओगे, वो अगली बार नहीं करेगा। मतलब इतना एनालाइज़ बच्चों का हो जाता है कि वो समझ पा रहे हैं कि मैंने क्यों किया है सब? सर, उसी के लिए आई फ़ील पेरेंट्स हमारे पास लेके आ रहे हैं। उतना करना चाहिए एनालाइज़। एंड इट्स नॉट ओनली कि इमोशंस, इट्स अदर थिंग्स आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज़ बीन लेफ्ट by the parents, like the parents have gone for a holiday or for a wedding outside Indore and he's been left back, तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा, वो मेरे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए मम्मी पापा छोड़ के गए हैं। ऐसे नहीं कि नहीं हम टैंट्रम करेंगे कि ओ व्हाई वाज आई लेफ्ट अलोन। सो पेरेंट्स भी समझाते हैं और तभी बच्चे का वो सब अंडरस्टैंडिंग है। Very good. And thank you for watching this podcast. That all this information we have recorded just for you. And ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। हम चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ को और बेटरमेंट में लेके जाएं। सो प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी इशू, क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसकी क्वेरी लेके आएंगे, डॉक्टर से आपको कनेक्ट करेंगे फॉर योर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। एंड आई वांट कि आप हमें सजेस्ट करें कि कौन से हम गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए और बेटरमेंट एपिसोड्स लेके आ पाएँ उन टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एक्सट्रीम पॉडकास्ट।